भारत वाले कुछ लोग जो छाती पीट रहे थे अभी तक, वो ये कह रहे थे कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए। अब बड़ा सवाल यही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बावजूद ये जहाज आ कैसे रहे हैं। भाई, हमने तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनकी मौत पर शोक प्रकट नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री ने। देखिए, ईरान ना कोई खैरात नहीं कर रहा है, ईरान कोई एहसान भी नहीं कर रहा है। ईरान जो कर रहा है उसमें उसकी जरूरत छुपी है, उसमें उसकी मजबूरी भी छुपी है। ये आप ईरान का मैप देखिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए। राहुल भाई, उसी के इस तरफ अरब सागर के सामने चाबहार का पोर्ट है। अगर पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक भी कर दिया तो ईरान को तो जीने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। चाबहार एक स्टॉपेज है, तो फिर पैसा कौन कमा रहा है? ईरान कमा रहा है। चाबहार वो जगह है राहुल भाई कि ईरान में है, पूरे ईरान में बम्बार्डिंग हो रही है, पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम्बार्डिंग हो रही है, लेकिन चाबहार पर ना इजराइल मार रहा है ना अमेरिका मार रहा है। इसीलिए नहीं मार रहा है क्योंकि ईरानियंस ये जानते हैं कि यहाँ भारत की मौजूदगी है। तो जिन लोगों को लगता है कि ये कोई डिप्लोमेसी में, अरे मोदी जी तो पैर पकड़ लिए, गिरा गए, अब मजा। भाई, नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिस आदमी ने डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन नहीं उठाए। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश हैं। इस समय दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि वो करें तो क्या करें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोच लेते हैं और हमारे सोचने के अनुसार अगर वो चीजें ना हो तो फिर घबराहट होने लगती है कि हमने जो कुछ सोचा, भाई अब हम नहीं कर पा रहे हैं, अब क्या करें, हम यहां से वापस नहीं जा सकते क्योंकि एक स्टेप हम आगे बढ़ा चुके हैं। इस समय खाड़ी के देशों में जो कुछ हो रहा है दर्शकों, आप समझिए, अमेरिका ने जो कुछ करना था वो कर दिया, लेकिन अब अमेरिका परेशान है क्योंकि वो जो स्टेप उन्होंने उठाया उसके बाद वो पीछे नहीं हट पा रहे हैं। समस्या इतनी पैदा वहां पर हो चुकी है, ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ईरान ने यह तय कर लिया है कि भाई हम मरते मरते अपने साथ में औरों को भी लेकर के मरेंगे, हमें तो बर्बाद होना ही है, लेकिन हम जो अपने आसपास वाले ये कलाकार हैं इनको बर्बाद कर देंगे। और सबसे बड़ी जो बात है, अमेरिका को इजराइल को बर्बाद करने के लिए वो लोग पूरी तैयारी करके पहले से बैठे थे और अभी भी वो उस पर कायम है। लेकिन यहां वाले जो भारत वाले कुछ लोग जो छाती पीट रहे थे अभी तक, वो ये कह रहे थे कि हमें ईरान का साथ देना चाहिए, वहां खामनेई मारा गया, उसके लिए शोक प्रकट करना चाहिए, हमारी सरकार क्या कर रही है। 2 दिन पहले जाकर के इजराइल में नेतन्याहू से प्रधानमंत्री ये कह करके आए हैं कि आप उनको ठोक दो। छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के ये कह रहे हैं, हमारे देश की महिलाएं, बुर्के वाली महिलाएं, वो ये कह रही हैं ये मोदी बम दे करके आया है नेतन्याहू को। ऐसे समय में दर्शकों, ईरान जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से वो भारत के जहाज जाने दे रहा है। संकट की घड़ी है, संकट देखिए यहां हिंदुस्तान में भी है। ये तो हमारी कूटनीति मान लीजिए, हमारी जो सरकार है उसका काम करने का तरीका मान लीजिए कि हमारे पास में तेल का भंडार है। अभी भी हमारी सरकार ने कहा जब ये संकट की शुरुआत हुई कि हमारे पास 3 महीने का स्टॉक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन एलपीजी को लेकर के लोगों में एक डर पैदा हुआ, एक पैनिक पैदा हुआ, लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब हमारे साथ में क्या होगा, त्राहिमाम होने लगा। उसके बीच भी सरकार देखिए डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आपने देखा होगा जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है, उनकी प्रवक्ता आकर के ये बताती हैं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में स्टॉक है और जहाज आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि ये सब कुछ जो हो रहा है उसके बावजूद ये जहाज आ कैसे रहे हैं। भाई, हमने तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई, उनकी मौत पर शोक प्रकट नहीं किया हमारे प्रधानमंत्री ने। हालांकि जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो गए वहां पर, जो उनके सचिव हैं वो गए, जाकर के शोक प्रकट किया, लेकिन एक राष्ट्र के अध्यक्ष ने नहीं किया। आप समझिए, उसके बावजूद ईरान क्यों तैयार है, क्या है। दर्शकों, यही आज की वीडियो में आपको बताने की हम कोशिश करेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। प्रकाश जी, ये कैसे आप समझ रहे हैं, ये कैसे हो पा रहा है? राहुल भाई, ये समझने के लिए ना मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा इतिहास, भूगोल अगर आप समझ रहे हैं, दुनिया के देशों की हालत अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझ जाओगे। देखिए, ईरान ना कोई खैरात नहीं कर रहा है, ईरान कोई एहसान भी नहीं कर रहा है। ईरान जो कर रहा है उसमें उसकी जरूरत छुपी है,
उसमें उसकी मजबूरी भी थी। दर्शकों, बहुत सीधी बात है राहुल भाई कि डिप्लोमेसी में ना केवल एक तरफा ट्रैफिक नहीं है, ये टू वे ट्रैफिक है। एक हाथ दीजिए, दूसरे हाथ लीजिए, और ये चलता रहता है। कभी आप लेने वाले हैं, कभी आप देने वाले हैं, और इसी से दुनिया के संबंध चल रहे हैं, दुनिया इसी से चलती है। राहुल भाई, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे ईरान छोड़ रहा है, ईरान कितना महान देश है। ईरान भाई, मैं किसी की महानता पर प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान को फोन किया, क्या बात कही होगी? हाथ पैर जोड़े होंगे, क्या विनती की होगी कि माई बाप छोड़ दीजिए? हमारे विदेश मंत्री ने ईरान के विदेश मंत्री को फोन किया। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना रखने वाला देश, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भारत, आपको क्या लगता है कैसे बात करेगा ईरान से? वो ईरान जो अमेरिका और इजराइल उनमें घूस भर रहे हैं, और तब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री उनसे क्या बात करेगा? आपको ये समझना पड़ेगा। राहुल भाई, जब मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये चक्कर क्या है, क्या बात कही गई होगी, दोस्त, क्या है कि जब अपना पूंछ जो है पत्थर के नीचे हो ना, तो आदमी को औकात के हिसाब से रहना चाहिए। हमारे यहां लोगों ने पूछा, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मौसम वैज्ञानिक है, बड़े विद्वान आदमी हैं, पवन खेड़ा साहब, उन्होंने कहा कि उस इलाके से रूस के शिप्स जा रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चीन के जा रहे हैं, भारत के नहीं जा रहे, नहीं जा पाएंगे भारत के। ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। क्यों? उनको ये लगता है कि बकौल, जैसा राहुल भाई ने कहा कि चूंकि खाम नहीं मरे हमारे यहाँ से, सुख संदेश हमारे यहाँ के जो सुप्रीम लीडर है उन्होंने नहीं कहा, इसलिए उनका मानना है कि ईरान इस बात से नाराज हो जाएगा। ईरान कह रहा है कि भारत हमारा भाई है। ये जो ईरान कह रहा है कि भारत हमारा भाई है, भारत हमारा भाई है, इसके पीछे का राज क्या है? इसके पीछे क्या कहानी? दर्शकों, ये आप ईरान का मैप देखिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए। राहुल भाई, उसी के इस तरफ अरब सागर के सामने चाबहार का पोर्ट है। चाबहार ईरान का गेटवे है। अगर पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने ब्लॉक भी कर दिया तो ईरान को तो जीने के लिए कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या ईरान इतना सेल्फ सफिशिएंट है? ईरानी क्या तेल पिएंगे? क्या तेल नहीं पिएंगे ना राहुल भाई, खाना पीना दवाई ये सब तो चाहिए। तो क्या ईरान इतना ताकतवर है, इतना सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरत, अपनी खाद्य जरूरत, अपने मेडिकल इक्विपमेंट्स या दवाइयां ये सब कुछ खुद कर लेता है? नहीं करता है। ईरान को दुनिया की जरूरत है। अब ईरानियों की जरूरत पूरी क्या यूरोप करेगा, अमेरिका करेगा? यूरोप और अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं उन पर। वो सैंक्शंस ईरान को मजबूर करते हैं भारत जैसे देश के सामने रहने को, या भारत जैसे देश को दोस्त कहने को। चाहे सिचुएशन जितना भी खराब हो, ईरान यही कहेगा कि भारत हमारा देश और दोस्त है। कारण चाबहार का जो पोर्ट है राहुल भाई, पैसा हमारा लगा है, हमने डेवलप किया है, लेकिन वो ईरानियों का गेटवे इसीलिए है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से इंगेज हो जाती है वहां पर ईरानियन फोर्स, चाबहार फिर भी चलता रहेगा, भारत की सप्लाई लाइन फिर भी चालू रहेगी। मतलब अभी ईरान को क्या, पूरे ईरान में बम्बार्डिंग हो रही है राहुल भाई। ईरानियों को दवाइयों की सख्त जरूरत है, दवा वो जो सस्ते हो। हमने कोविड के दौरान पूरी दुनिया को दवा दिया है भाई, पूरी दुनिया को हमने कोविड वैक्सीन दिया है, तो उनको दवाओं की जरूरत है। दूसरा, ईरान हमसे लेता क्या? आपको ये तो बड़ी जानकारी है कि ईरान से हम तेल लेते हैं? नहीं लेते। उस इलाके से तेल आता है जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें इराक है। ईरान से लेने वाला तेल बेहद कम है, वो करीब 1 या 2% है। क्यों? क्योंकि ईरानियन ऑयल पर दुनिया भर के सैंक्शंस। हम ईरान से बहुत कम तेल लेते हैं, ऑफिशियली मैं कह रहा हूं, जो ऑफिशियल डाटा है वो। बाकी दूसरे तरीके से ले रहे होंगे तो ले रहे होंगे, वो दुनिया के तमाम देश करते हैं, वो कहानी और है। खैर, हम उनको बासमती चावल देते हैं राहुल, उनको मेडिकल इक्विपमेंट्स देते हैं, कैंसर, टीवी, गंभीर बीमारियों की दवाई देते हैं, जेनरिक दवाइयां देते हैं जो सस्ते रेट्स पर भारत उनको प्रोवाइड कराता है। दूसरी कहानी जो मैं कह रहा हूं, जो चाबहार का पोर्ट है, दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे मान लीजिए उधर रूस से, यूरोप से या किसी भी इलाके से जब जहाज आता है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, चाबहार एक स्टॉपेज है। तो फिर पैसा कौन कमा रहा है? ईरान कमा रहा है। चाबहार वो जगह है राहुल भाई कि ईरान में है, पूरे ईरान में बम्बार्डिंग हो रही है, पूरे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बम्बार्डिंग हो रही है, लेकिन चाबहार पर ना ईरान इजराइल मार रहा है, ना अमेरिका मार रहा है।
इसीलिए नहीं मार रहा है क्योंकि ईरानियंस ये जानते हैं कि यहाँ भारत की मौजूदगी है। अमेरिका भारत के इंटरेस्ट को सीधे प्रहार नहीं करेगा। इजराइल भारत के प्रहार को सीधे के इन्वेस्टमेंट को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी चाबहार हर हाल में ऑपरेट रहेगा और भारत से जब जो ईरानियंस को मदद चाहिए होगी, वो चाहे खाद्य सामग्री हो, खाने पीने की चीजें हो, या फिर मान लीजिए फल है, सब्जी है, दवाई, पूरा ईरान करा रहा है मेरे भाई। उनको दवाओं की सख्त जरूरत है। दूसरा, ये जो पूरा मैप आपको दिख रहा है दर्शकों, अरब सागर से लेकर हिंद महासागर, आप जब ये पूरा एरिया टटोलेंगे ना, इस इलाके की डोमिनेंस जो एक नेवी के पास है वो है इंडियन नेवी। और इस समंदर में जहां इंडियन नेवी जो है आपकी चीजों को, कई बार आपके नेवल शिप्स को हम रेस्क्यू करते हैं। कई बार जब समुद्री डाकू वगैरह जो आपके शिपों पर कब्जे हुए हैं, हमने उनको बचाया है। ये इंडियन नेवी ने किया है। इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी नेवी से आप पंगा नहीं करना चाहोगे। और आपको अगर अपना समुद्री लाइफलाइन बचा के रखना है, क्योंकि आपकी तो दुनिया के देशों ने आप पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, और आपको अगर दुनिया से जुड़े रहना है तो उसमें भारत जैसे देश की मदद चाहिए, क्योंकि भारत ये कहता है कि भाई हम किसी गुट का हिस्सा नहीं। तो इसीलिए हमारी जितनी मजबूरी है, जिन लोगों को लग रहा है कि हम एकदम गुरधरी कर रहे होंगे ईरान के, आप ये समझ लो कि वो हमें, हमारे गैस के टैंकर्स या ऑयल टैंकर्स हमारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ईरानियों को ना इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने चाबहार में बना करके दिया है, वो बुनियादी ढांचा दुनिया का कोई और देश तक करने को तैयार नहीं था, क्योंकि ईरान पर दुनिया भर के सैंक्शंस। और हमने अपने आप को ये कहा कि भाई हम किसी के नहीं हैं, हमारे हितों के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, भारत के लिहाज से जो ठीक रहेगा हम उसके साथ हैं, और हम ईरानियंस की मदद कर रहे हैं। इससे इतर छोड़ो, एक और कहानी सुनो। राहुल भाई, एक शिप तो मार दिया पनडुब्बी ने अमेरिका की, एक और शिप है मरकान, आयरिस मरकान, उसको भारत की कोची शिपयार्ड में जो है नेवल बेस पर हमने रोका हुआ है। वही नहीं, आपने सुना होगा कि अमेरिका लगातार ईरान के स्पीड बोट्स जो हैं, जो रेड बोट्स हैं, उनको खत्म कर रहा है। वो स्पीड बोट्स जो है हॉर्मुज में ऑपरेट करते हैं, बेहद छोटे छोटे शिप्स हैं, बहुत तेजी से ऑपरेट करते हैं, छोटे होते हैं, और उनका काम बेहद आसान है उस इलाके में। कम से कम जितने भी उस शिप्स पर हैं, अब वही बचे हैं जो ईरान के पास बचे हैं। अमेरिका तो कह रहा हमने सब खत्म कर दिया। एक वॉरशिप हमने यहां पर रखा हुआ, और उस वॉरशिप पर जो भी सेलर्स थे उनको नेवी की फैसिलिटी में रोका हुआ है। आपको क्या लगता है ये कौन देश करता है? और हमने उनसे कहा कि ये कोई युद्ध क्षेत्र नहीं है, भारत किसी तरह के युद्ध में नहीं है, अमेरिका और ईरान युद्ध में है, लेकिन हमने कहा कि मानवाधिकार के तहत हम इनको अपने यहां जगह दे रहे हैं, और हमने उनको रोका हुआ है। तो जिन लोगों को लग रहा है कि बड़ा हमने पैर हाथ जोड़ के गैस निकाल रहे हैं और ये कर रहे हैं, तुमको ये समझ आता है कि इंडियन नेवी अगर वहां तक चली गई है, इसका क्या मतलब है? लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना, इनके साथ में दिक्कत एक है प्रकाश जी। देखिए, ये जो हमारा जो विपक्ष है, ये दुनिया का, आप जो अमित शाह ने कुछ दिनों पहले संसद में कहा, ये सबसे गैर जिम्मेदाराना विपक्ष है जो फिलहाल वर्तमान का विपक्ष है। इन्हें देश के हित में कुछ बात नहीं करनी, ये हमेशा राष्ट्र के विरोध में बात करेंगे। अभी प्रकाश जी, जैसे जो इजराइल के जो प्रतिनिधि हैं वो टीवीज पर आ रहे हैं, जो टीवी एंकर्स हैं उनसे बात कर रहे हैं। हाँ, अब क्या हुआ कि एक सवाल पूछा जाता है उनसे कि ऐसे समय में जब भारत इजराइल के साथ भी बात कर रहा है, भारत ईरान के साथ भी बात कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ भी बात कर रहा है, तो जो इजराइल के प्रतिनिधि हैं उनसे ये पूछा गया, आप इसको कैसे देखते हैं? तो प्रकाश जी, उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये भारत की कूटनीति है, क्योंकि भारत से जब हमने मदद मांगी तो भारत हमारे साथ में खड़ा हुआ। ईरान क्योंकि हमारा दुश्मन है, लेकिन वो भारत का दुश्मन नहीं है। भारत के हम भी मित्र हैं, और ईरान भी भारत का मित्र है, अमेरिका भी भारत का मित्र है। वो भारत जाने कि उसको कैसे, देखिए दर्शकों, ये एक दूसरे राष्ट्र का नेता, आप समझिए कि वो कहते हैं ना कि जब दोस्त मिल बैठते हैं तो फिर दुश्मन के लिए बड़ी कठिनाई होनी शुरू हो जाती है। आप समझिए इस बात को, ऐसा यहां हिंदुस्तान में है नहीं। क्योंकि अगर इजराइल के प्रतिनिधि इस बात को कह रहे हैं कि भारत अपने जो नागरिक हैं उनके हितों के बारे में सोच रहा है, और उनको ये बात समझ में आ रही है, यहाँ वाले नहीं, यहाँ वाले जो जहाज आ रहे हैं प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के नेता हैं आईपी सिंह, कह रहे हैं ऊंट के मुंह में जीरा है, इससे क्या होगा?
ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र के खिलाफ ये लोग खड़े रहेंगे। क्या होगा? राष्ट्र तो के खिलाफ आईपी बात सिंह जी करेंगे। अपने घर में गैस निकालिए, हाँ, गैस का कुआं खोदिए। ये तो फिर कोई उपाय बता दीजिए। अरे कुआं खोदिए भाई, आपके यहाँ होगा गैस, आपके पेट में भी गैस ठीक ठाक बन रहा होगा, इस्तेमाल करिए उस गैस का, कुछ तो इस्तेमाल होगा मेरे भाई। जब गैस इतना बन रहा है, दवा आप ले नहीं रहे हैं, तो उस गैस का इस्तेमाल घर में कीजिए, क्योंकि आईपी सिंह जैसे नेताओं का देखिए कोई इलाज नहीं है। और मैं आपसे कह रहा हूं दोस्त, जिस चीज के लिए आप दुनिया के देशों पर निर्भर हैं और हम दुनिया के देशों से ही ले रहे हैं, और उस मान लीजिए उस देश में आग ही लग गई, वो देश ही बर्बाद हो गया, तो हमको तो सोचना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा ना कि हमको आगे कैसे बढ़ना है। हमको इसके विकल्प तलाशने होंगे कि हम इस बात पर माथा पीट लें कि अरे वो देश जल गया। अरे भाई, हम सुरक्षित हैं क्या? भारत में खाने पीने की चीजों की कमी होगी? नहीं होगी। तो जब खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होगी, तो जैसा एक ऑटो ड्राइवर भाई हमको बोल रहा था कि भैया गैस ही की तो दिक्कत है, खाने की तो दिक्कत नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, खाने की कोई दिक्कत नहीं। तो बोला खाना तो हम कैसे पका लेंगे। हाँ, तो ये ऐसे लोगों को समझ में ये बातें आनी चाहिए। देखिए दर्शकों, एकदम सीधा सा फॉर्मूला है। भारत अभी जब अमेरिका के साथ में ट्रेड डील नहीं हो रही थी, ट्रंप ने कहा कि हम पहले 25% टैरिफ लगा दिया, फिर वो 50% कर दिया कि हमने 25% एक्स्ट्रा लगा दिया, और भी धमकी दे रहा था 100% कर दूंगा। ट्रंप को यह समझ में आ गया कि भाई देखिए, वो भारत में जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो, हाँ ठीक है, देखिए ताकत में अमेरिका हमसे मजबूत है, और ये बात डंके की चोट पर हम कहते हैं दर्शकों, ये हकीकत है। हकीकत देखिए, जो हकीकत है हकीकत रहती है, उसमें आप किंतु परंतु नहीं कर सकते हैं। हम दर्शकों, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हमें ये तोड़ मरोड़ कर बातें करना पसंद आता नहीं, जैसे दूसरे चैनल वाले करते हैं। मैं किसी का नाम यहां पर नहीं ले रहा हूं, लेकिन जिन्होंने ये ठेकेदारी ले रखी है कि वो हमेशा इस सरकार का विरोध करेंगे, वो हमेशा सरकार का विरोध करते करते अब राष्ट्र का विरोध करने लगे हैं। ये बड़ी बात है। वो लोग देश को नीचा दिखाने लगते हैं, देश को नीचा दिखाने के लिए आपकी कोई ताकत ही नहीं। आरफा खानम जैसी पत्रकार, मैं सीधा नाम लेकर के बोलता हूं, आरफा खानम जैसी पत्रकार अभी 2 दिन पहले एक ईरान के व्यक्ति को बैठा करके ये पूछ रही थी, क्या आपने इजाजत दी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज जाने की? आप समझिए इनकी मानसिकता क्या है। वो जो 4 दिन पहले खमनेई के लिए वीडियो बना रही थी, ये कह रही थी कि खमनेई कितने महान इंसान है, मैं वहां पर गई थी, कितने आदर से मुझसे बात की थी, और उसको आज है, उसको पता है कि अफगानियों के लिए, तालिबानियों के लिए एक शब्द नहीं निकल रहा इनके मुंह से। ये इतने बड़े कलाकार हैं, आपको यहां रह करके ये ढोंग दिखाते हैं। ये सब फिलिस्तीन पे रोते हैं, ये सब फिलिस्तीन के लिए, गाजा के लिए। वहां इतने लंबी लंबी इन्होंने वीडियो बनाई, दर्शकों ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, हा हा क्या हो गया, मानवता के अधिकार। अब कहां गए वो मानवता के अधिकार? इतना बेशर्म ये पाकिस्तान, इतना बेशर्म ये पाकिस्तान, ये भिखमंगा पाकिस्तान उसके लिए खड़े हैं, उसके साथ में खड़े हैं, एकदम खड़े। आप समझिए इनकी मानसिकता क्या है। और ये पत्रकार अपने आप को कहते हैं, ये कहते कितने ऐसे पत्रकारों को देखा होगा जिन्होंने अफगानिस्तान में जो कल परसों एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान की तरफ से, उस पर वीडियो किया? नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। नहीं इसलिए करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान भारत के करीब आ रहा है और ये बात उनको बुरी लगती। हर वो बात जो भारत के पक्ष की है उनको बुरी लगती। वो आपको एक है, वो है क्या खुद को लोग गायिका कहती है, वो आज अपने पति के साथ सिलेंडर माथे पे लेके घूम रही है कि सिलेंडर दिला दो। भाई मेरा भी सिलेंडर खत्म है, मेरा भी खत्म है, तो क्या करें? माथे पे लेके घूमे, एकदम पैनिक फैला दें, तबाही मचा दें, एकदम एक से एक सोशल मीडिया पर टैग कर दें, प्रधानमंत्री पीएमओ को लेटर लिख दें कि प्रधानमंत्री जी गैस भरवाइए। दर्शकों, ये ड्रामेबाजी करने से देश चलता है नहीं। देश चलेगा सही दिमाग से, अगर आप काम करते हैं उससे, सही कूटनीति से। ये अगर ईरान हमारे जहाजों को जाने दे रहा है, उसके पीछे ईरान का हित है, आप समझिए। ये एक तरफा होता ही नहीं है कभी। अंग्रेजी में कहावत है टिट फॉर टैट। हाँ। प्रकाश जी, ये देखिए अंग्रेजी हम ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं दर्शकों, हम सीधी बात है, हम हिंदुस्तान आप ये समझ लो ना कि वहां ओमान की खाड़ी तक अगर इंडियन नेवी के वॉरशिप्स जा रहे हैं तो इसका क्या मैसेजिंग है भाई? सिंपल मैसेज है कि इंडियन आर्मी इज हियर, और भाई हम किसी युद्ध में नहीं है, हम हमारी ऊर्जा जरूर। अरे देश के प्रधानमंत्री ने सीसीएस की पहली बैठक में ये कह दिया कि हम इस युद्ध में नहीं हैं, हम किसी के साथ में नहीं हैं। हमारी ये प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम अपने जो देश के नागरिक हैं उनके हितों की रक्षा करें, उन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आप देखिए ना, हिंदुस्तान में आप देखिए, पूरी दुनिया में त्राहिमाम है, हर जगह लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करने के आदेश दे दिए हैं, ईद की तैयारी चल रही है, और यहाँ ईद की तैयारी चल रही है, होली हो गया है, होली हो चुकी है।
कहीं पेट्रोल आप डीजल लेने के लिए जाइए, कहीं भीड़ नहीं है, केवल हाँ गैस की किल्लत जो हो रही है, भीड़ है वो भी लोगों के दिमाग में। और ये जो लोग जो ये दिखा रहे हैं, लाइन जो दिखा रहे हैं गैस वाली, प्रकाश जी, ये केवल जो पैनिक वाली बुकिंग जो हुई है ना, 60% तक बुकिंग बढ़ जाना, आप ये मान अरे राहुल के भाई, चलिए। एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल है कि एक जगह कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाइन लगाई हुई, हाँ, अब वहीं से 2 कदम दूर एक आदमी दिखा रहा है कि देखिए वहां गैस वाले भैया, मतलब गैस वाला जो डिलीवरी बॉय है वो गैस वहां पर पहुंचा वितरित रहा है, कर रहा है, घर घर पहुंचा रहा है, और कुछ कलाकार लोग वहां से 50 मीटर की दूरी पर वहां मोदी की कब्र खोद रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया ये सिलेंडर है नहीं। तो ये तो इनकी हकीकत है, ये देश को हमेशा मूर्ख बनाएंगे दर्शकों, इनके अलावा इनके पास में कोई विकल्प है नहीं। देखिए, आपको यहाँ जी, गैस पेट्रोल खत्म हो सकता है, हम खुद निर्माण तो करते हाँ। नहीं है, उत्पादन करते नहीं, लेकिन कुछ लोगों का ना क्या है कि ये पेट का गैस, दिमाग का गैस, ये सब 2014 में जो भरा ना, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये गैस खत्म करिए, ये गैस खत्म करेंगे तो बाकी बीमारियों से भी आपको निजात मिलेगी। वो भरपूर मतलब प्रयास कर रहे हैं वो सब कुछ करने और के। राहुल भाई, हम लोग तो ये चाह नहीं रहे थे कि हम लोग ये वीडियो करें, लेकिन लोग ऐसा ये करें कि मतलब लोग, एक वीडियो किया था मैंने, उस पर एक व्यक्ति आकर के लिख रहा है कि जब ऐसी ही डिप्लोमेसी है तो फिर इतने गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं ईरान के पास। कहाँ कौन गिड़गिड़ा रहा है, हम कोई मतलब पूछने वाला हो। अब वही मैंने कहा कि ये मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, ऐसे लोगों का कोई इलाज हो नहीं सकता प्रकाश जी। ये जो मीडिया अगर सच दिखाती है तो ये उसको गोदी मीडिया कहते हैं। समझिए भाई, सरकार अगर कुछ अच्छा काम कर रही है तो वो काम क्यों नहीं बताया जाएगा कि भाई हाँ ये काम ठीक हो रहा है। किसी के जहाज नहीं आ रहे हैं, भारत के आ जा रहे हैं, क्या हो गया, ऐसा क्या मतलब भाई है? वो चाबहार में नोट छाप रहा है, इस युद्ध में भी ईरान दबा के चाबहार का इस्तेमाल कर रहा है। और चाबहार वो जगह है जो ईरान के तमाम, आपने सुना होगा कि भाई उनके द्वीप पर हमले हो रहे हैं, पोर्ट्स पर हमले हो रहे हैं, एयरफील्ड्स पर हमले हो रहे हैं, चाबहार पर हमला नहीं हो रहा है। यानी चाबहार बचा रहेगा, हर हाल में बचा रहेगा का मतलब ईरानियंस उसका फायदा उठाएंगे। दुनिया भर के जो वेशल्स जिनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ नहीं जाना है, जिनको या भारत, चीन की तरफ या आगे मलेशिया, इंडोनेशिया, इन देशों की तरफ आना है, वो वहां रुकेंगे। रुकेंगे तो पैसा किसको देंगे, टोल टैक्स किसको देंगे, पैसा देंगे ना भाई। तो पैसा कौन कमा रहा है, ईरान कमा रहा है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा किसका लगा है, भारत का लगा है। हमारा क्या फायदा है, हमारा ये फायदा है कि हमारा जो है एशिया के अंदर कुछ देशों में हमारी पहुंच बनती है। हमको अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ता है, हम अफगानिस्तान तक पहुंच के लिए चाबहार का इस्तेमाल कर लेते हैं, या ऊपर जो कुछ देश है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां तक जाने के लिए हम चाबहार का इस्तेमाल करते हैं। यही है, भारत का पैसा लगा है तो इस बात की चिंता अमेरिका भी करेगा, इस बात की चिंता इजराइल भी करेगा, और ईरानियंस उसको ऑपरेशनल रखकर अपना काम भी कर सकते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि ये कोई डिप्लोमेसी में, अरे मोदी जी तो पैर पकड़ लिए, गिरगिरा गए, अब मजा, भाई नरेंद्र मोदी वो आदमी है जिस आदमी ने डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोन नहीं उठाए और बिना बोले सब कुछ कर देता है, और ये बताया भी नहीं। ये जर्मनी के एक अखबार ने रिपोर्ट किया है कि व्हाइट हाउस की तरफ से फोन किए गए, नरेंद्र मोदी फोन नहीं उठा रहा। वहां का कॉमर्स सेक्रेटरी ये कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, सब डील हो गया था, सब फाइनल था, लेकिन यह कहा गया अमेरिकन की तरफ से कि प्रधानमंत्री शुड कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप। नरेंद्र मोदी ने कॉल नहीं किया और इसीलिए वो डील अटकी रही। नरेंद्र मोदी ने मदर ऑफ ऑल, पूरा यूरोपीय यूनियन उठ के आपके यहां आ गया 27 देशों के साथ। वो 27 देश जो ग्रीनलैंड के चक्कर में ट्रंप से परेशान थे, वो भारत से आए कि भाई साहब आप ही कुछ करो, और यहां मदर ऑफ डील्स होती है। उसके बाद ट्रंप कहते हैं हो जाती है, ये फादर ऑफ डील हो गई। ट्रंप कहते हैं कि भाई साहब, अच्छा एक बात और है प्रकाश जी, ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, भाई कुछ ये नहीं कर एक बात सकते आप इस बात समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि बिना बोले आप कैसे अपने काम को करा ले जाते हैं। एक तो जो बड़बोलापन है वो आपको मरवा देता है, फंसाता है। जैसे ट्रंप जिस काम को करता है, ट्रंप फंसे हैं। अभी क्या है, देखिए भारत ने अमेरिका से अपना काम कर लिया, ईरान से अपना काम कर लिया, इजराइल हमारा देखिए दोस्त है दर्शकों, इसमें कोई किंतु परंतु है काम नहीं। का हो जाना, डंके की चोट पर खड़ा रहता है इजराइल हमारे साथ और में, दोस्त हर समय खड़ा रहा। और ये है ना राहुल भाई, अभी हम काम का हो जाना, एग्जैक्टली ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हवाबाजी करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब बांग्लादेश में आइए, अब समझिए, मेरे एकदम से ही दिमाग में एक बात आई है। बांग्लादेश में जो वो पिट्ठू अमेरिका का वो यूनुस बैठा हुआ था, हम क्या देख रहे थे, वहां रोजाना ऐसी खबरें आ रही थी, कहीं हिंदुओं के साथ में वहां उनके साथ मारपीट हो रही है, कहां उनकी जान ली जा रही है। अभी जब से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या हो गया ऐसा? और जबकि ये वो आदमी बैठा है जो हमेशा एंटी इंडिया, और मोदी बांग्लादेश के नाम पर बे नहीं बोले, यूनुस के नाम पर यह नहीं बोले, लेकिन जैसे ही वहां सत्ता परिवर्तन हुआ,
आप समझिए कि ये सब कुछ वहां मामला शांत हो गया। कैसे, क्या मतलब है? दर्शकों, ये आपको समझना पड़ेगा। अबे भाई कितना खुल के, मतलब क्या क्या बोलेंगे हम लोग, क्या क्या बता देंगे आपको। हम लोगों ने ईरान, भाई डिप्लोमेसी आज वो यहाँ शेख हसीना को भी नहीं मांग रहे हैं वो लोग। हाँ, नहीं मांग रहे। हम भी अपना चुप रख के बैठे हैं, ठीक है भाई। और ये वो आदमी बैठा है राहुल भाई बांग्लादेश में, जिसकी माँ, जिसका बाप, जिसका पूरा परिवार भारत के विरोध में रहा, हमेशा भारत के विरोध में रहा। लेकिन आज जब वही सत्ता में है तो हमको तो उसी से कम्युनिकेट करना है ना। तो जो बैठ गया सत्ता में, हमको उसी को कंट्रोल में करना है। हाथी चाहे जितना पागल हो, हाथी की लगाम अगर आपके हाथ में तो आप कंट्रोल कर लेंगे। अगर आप अच्छे महावत हैं तो देश में बढ़िया महावत बैठे हुए हैं कुछ नई दिल्ली में, और जो हर हाल में इस बात की चिंता करते हैं कि भारत के हित के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अमेरिका के साथ ट्रेड डील क्यों नहीं हो रही थी? उसकी एक बाई लाइन थी कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर पर, डेयरी सेक्टर पर, फिशरीज पर कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ट्रंप और अमेरिका इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में एंट्री चाहता है क्योंकि बहुत बड़ा बाजार है हमारा। हमने किसी हाल में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया और इसीलिए इतना डिले हुआ। जब उन्होंने देखा कि अब भारत मानेगा नहीं तो उन्होंने फिर किया। अरे भाई, अमेरिका में बैठ के कोई आर्मी ऑफिसर अगर ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान में ट्रैप हो गए, और सामने वाला इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि भाई साहब अब क्या होगा, कैसे निकलेंगे, तो बोला एक आदमी निकाल सकता है। बोला कौन? बोला नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। अब आप ये बताओ, उसको क्या बीजेपी वालों ने पैसा दे दिया है? क्या यहाँ पीएमओ से कुछ फंड रिलीज हो गया होगा? क्या वो भक्त हो गया? ऐसे कलाकार लोग, मतलब दर्शकों, पूरी दुनिया मानने को तैयार है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जो बैठे हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, समझिए, जो ऐसे लोग हैं जिनको दिख रहा है, जो मौज भी ले रहे हैं, जिनको आनंद पूरा आ रहा है, लेकिन देखते हुए उनको सच नहीं बोलना है। अब आप तय कर लीजिए दर्शकों, ये वो लोग हैं जो लंबे समय से सत्ता से दूर हैं। आप समझिए भाई, अगर केंद्र की बात करें तो लगभग 11.5 साल हो चुके हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मतलब जो मैंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है दर्शकों जनसंख्या के हिसाब से, जिसके मुखिया है योगी आदित्यनाथ। वहां भी 9 साल हो गए हैं योगी जी की सरकार को बने हुए, और वहां सबसे ज्यादा ये जो एलपीजी को लेकर के दिक्कतें हो रही थी, सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है, छापेमारी वहां चल रही है। इन घूसखोरों को सबसे ज्यादा वहां पकड़ा जा रहा है। ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग, ये जो आपदा में अवसर ढूंढने वाले लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया था। तो जब नेता की नीयत साफ होती है, देश की जनता, प्रदेश की जनता उसके साथ में डट कर के खड़ी हो जाती है, ये कहती है हम आपके साथ में हैं। और ये जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनके कारनामे ऐसे हैं दर्शकों, जो कहते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह 20-25 सालों तक अगले आप वहीं रहोगे क्योंकि आपकी करतूत ऐसी। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।